वेलकम स्टूडेंट्स, मैं विकास। जो आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है हमारा ग्रामर। इसको हम मैथमेटिकली देखेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि ग्राम्स लॉ डिफ्यूजन एक्चुअली है क्या, उसके लिए पहले डिफ्यूजन को समझ लेते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है? दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस, मतलब आपस में रिएक्ट करके कोई अलग चीज ना बनाए। ठीक है, दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस मिक्स विद ईच अदर, जब उन्हें मिक्स करते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, एक डेफिनेशन और है हमारे पास, वो हमने क्लास 9 में भी पढ़ी थी कि डिफ्यूजन क्या है। वहां पर हम एक एग्जांपल था कि अगर खाना बन रहा है तो आपको दूर तक खुशबू क्यों आ रही है, अगर कोई यहाँ पर अपना सेंट डाल रहा है तो उसकी खुशबू आपको, आपकी स्मेल दूर तक क्यों आ रही है? वो इसलिए आ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ या ड्यू टू द डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या है? स्प्रेडिंग ऑफ अ गैस इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम। अगर आप उसे कर रहे हो तो उसे भी हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने मैंने डेफिनेशन लिख दिया, द टेंडेंसी ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस टू मिक्स विद ईच अदर इज नोन एज डिफ्यूजन। ठीक है, एक डेफिनेशन मैं और कह सकता हूं इसमें मैथमेटिकली, अगर मैं इसमें लेकर के चलूं तो यहां पर हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो यही पॉइंट है मैथमेटिकली। ठीक है, मैथमेटिकली जो ग्राम्स ने क्या दिया था 1829 में, बहुत ही अच्छा एक रिलेशनशिप हमें दिया था कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, जिस स्पीड से वो डिफ्यूज हो रहा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी किसकी? पर्टिकुलर गैस की डेंसिटी ऑफ गैस। ये है यहाँ पर ग्राम्स लॉ डिफ्यूजन। ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? पर्टिकुलर गैस की डेंसिटी से। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर इसको बताऊं रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो ये क्या हो जाएगा? R1 इस, अगर मैं दो गैसेस का ले लेता हूं तो ये हो जाएगा D1। ठीक है, अगर मैं दो गैसेस यहां पर करूं, दो गैसेस, तीन गैसेस, कितने दो गैसेस को मिक्स करने के लिए करें तो ये क्या हो जाएगा? मैं R2 को निकालूं, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकंड गैसेस। ठीक है, कि वो किस स्पीड से डिफ्यूज हो रहा है, तो 1/D2 का स्क्वायर, डेंसिटी ऑफ अदर गैसेस। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर एक काम और करते हैं, इसको हटा देते हैं और एक पर्टिकुलर कांस्टेंट लगा देते हैं यहाँ पर K। अब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? R1/R2, द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस, ये इक्वल हो जाएगा 1/D1 और अपॉन में आएगा D2 को, कुल मिलाकर के D2 कहां चला जाएगा? ऊपर रूट एक ही लगा देंगे तो ये आ जाएगा मेरे पे रिलेशंस। ठीक है, R1 पहला रिलेशंस क्या आ गया मेरे पे? रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो आ गया, स्क्वायर रूट किसके? D1 D2 के। आप ये देख लो पहला रिलेशन हमारे पास है। अब एक चीज और हमने देखी कि जो डेंसिटीज होती है, डेंसिटी ऑफ अ गैस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, हम इसे एक इक्वल मान लेते हैं किसके? वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होती है क्योंकि बात गैसेस की चल रही है, तो वेपर डेंसिटी को हम इक्विवेलेंट कर देते हैं। तो यहां पर मैं इसे लिख सकता हूं R1/R2, ये हो जाएगा VD2/VD1। आप इसे स्मॉल ही करेंगे, चलो मैं कैपिटल कर देता। वेपर डेंसिटी भी कहीं पे होगा तो भी कंफ्यूज नहीं होना, डेंसिटी से इसका मतलब है। ठीक है, तो ये आ गया रिलेशन रेट ऑफ डिफ्यूजन का। एक चीज और, कई जगह हम इसको डायरेक्टली क्वेश्चन इसी में भी बेस होता है, घुमा देते हैं, तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड अगर मैं करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ? देखो हमने ये रिलेशन भी पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है, जिसे हम मोलर मास भी कहते हैं, वो इक्वल होता है 2 × वेपर डेंसिटी। ये रिलेशन भी हमने पढ़ा है चैप्टर फर्स्ट में। ठीक है, अब कई जगह क्या होता है, मोलर मास से रिलेट करते हैं ग्राम्स लॉ को न्यूमेरिकल आते, तो हम ये इन्हीं पे नहीं रहेंगे, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो अगर मैं दोनों तरफ इसको 2 से इंटू डिवाइड कर दूं कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 2 इधर भी 2, तो 2VD2 2VD1, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं मॉलिक्यूलर मास ऑफ M2/M1। तो एक रिलेशन में पे और आ रहा है जिसमें यहां लिख रहा हूं R1/R2 रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये किसके इक्वल हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ M2/M1। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये रिलेशन आ गया। मैक्सिमम हम इस रिलेशन और इस रिलेशन में काम करते हैं। ठीक है, तो ये M2 कैसे है, मैंने बताया इसको 2 से इसको इंटू डिवाइड कर दिया, तो 2 × VD में मॉलिक्यूलर मास रख सकता हूं। तो जब D2 का तो मैंने मॉलिक्यूलर मास ऑफ सेकंड गैस का मास। इतना क्लियर हो? ठीक है, ये हो गया हमारा मैथमेटिकल रिलेशंस किसका? ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का। एक चीज और देख लेते हैं,
एक छोटी सी चीज है, मैं आपको रेट में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि रेट एक्चुअली में होता है। जहां भी वर्ड रेट यूज होता है इसका मतलब होता है कोई भी चीज डिवाइड हो रही है टाइम से। जैसे कि सपोज करो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड अगर कहूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड तो s अपॉन t, तब हम कहते हैं कि भैया हम इसे वेलोसिटी नेम दे रहे हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के नीचे टाइम आ गया, मतलब कि टाइम डिवाइड हो रहा है रेट, जब भी रेट वर्ड यूज हो रहा है डिवाइडेड बाय टाइम तो उसे एक्सीलरेशन कह देते हैं। यहां पर अगर मैं रेट की बात करूं, अब डिफ्यूजन हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो पर्टिकुलर कमरा ले लिया, हर कमरे अलग अलग रहते हैं, मतलब मैं वॉल्यूम के टर्म में अगर मैं कहूं तो मैं वॉल्यूम के टर्म में, आप यहां ध्यान देना, इन टर्म्स में अगर मैं वॉल्यूम कह रहा हूं तब रेट का क्या फर्क पड़ जाएगा। देखो अगर मैं रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, वॉल्यूम के टर्म में कह रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये इक्वल हो जाएगा किसके, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय पर्टिकुलर टाइम, मतलब वॉल्यूम ऑफ डिफ्यूज, जिस कमरे में जिस वॉल्यूम में डिफ्यूज हो रही है वो गैस और किस टाइम पे, पर्टिकुलर मतलब रेट का मतलब तो टाइम से डिवाइड, मैंने अभी आपको समझाया। सब वॉल्यूम, ठीक है, ये वॉल्यूम लिखा है मैंने थोड़ा, और ये हो जाएगा टाइम टेबल, ठीक है। तो एक रिलेशंस, ये भी जनरल रिलेशंस है, ये ऐसे नहीं कि कहां से आगे तुम्हें पता ही है, वे रेट जहां उसको डिवाइडेड बाय रेट से। अब कई जगह अगर मेरे को न्यूमेरिकल जरूरत पड़ सकती है कि अगर मैं R1 R2 को चेंज कर दूं तो देखो किस तरीके से मैं चेंज कर सकता हूं। R1 अपॉन R2 को अगर मैं चेंज कर रहा हूं तो वॉल्यूम, अगर एक ही कमरे में एक ही वॉल्यूम में दो गैसेस का मिक्सिंग हो रही तो वॉल्यूम सेम रख देते हैं, तो V अपॉन T1 और ये डिवाइडेड हो जाएगा V अपॉन T2। तब यहां से क्या रिलेशन आ रहा है, देखो ये V अपॉन T, ये तो कट जाएगा और T2 पर चले जाएगा ना T2 पर। देखो इसका अगर मैं करूं R1 का और ये आ गया V2, तो ये जब करेंगे तो T2 ऊपर आ गया, तो कुल मिलाकर के R1 अपॉन R2 ये इक्वल हो जाएगा T2 अपॉन T1 के। एक रिलेशन रेट ऑफ डिफ्यूजन और टाइम का ये आ गया वॉल्यूम के टर्म्स। अब अगर मैं तीनों को मिला लूं तो एक पर्टिकुलर रिलेशन क्या है जिस पर हमें फोकस करना है, R1 अपॉन R2 T2 अपॉन T1 और इक्वल टू, ये लोग पहले तो ये कर देते हैं, ये वाला कर देते हैं D2 अपॉन D1 और फिर ये भी इक्वल हो जाएगा इसके M2 अपॉन M1। तो कुल मिलाकर के मेरे पे जो भी न्यूमेरिकल अब आने वाला है उससे बाहर नहीं जाएगा। ये मैंने आपको हर एंगल से ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को यहाँ पे, ठीक है, तो समझ में आया। उन्होंने क्या कहा था, एक रिलेशन दिया था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है, किस स्पीड से कोई गैस डिफ्यूज हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, डिफ्यूज हो रही है, वो उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी टाइम का ये रिलेशन, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास का ये रिलेशन। अब एक छोटी सी चीज जो हमें जनरली पता है, इनवर्सली का तो आपको ऑब्वियस सा पता है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, इनवर्सली का तो रूल ही रहता है। अब ये तो रूट में है, ये तो और घटेगा, तो आप ध्यान रखना, पूरा पर्टिकुलर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जिस भी गैस की डेंसिटी कम होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के केस में ऐसा होता है। जिसकी ये ज्यादा होगी उसका कम, जिसकी कम होगी उसका ये बढ़ जाएगा, ठीक है, इनवर्सली। अब मैं आपको एनसीईआरटी के दो न्यूमेरिकल कराता हूं, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल जो भी देखो अब आपको समझ में भी आ जाएगा कि पहले तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है, फिर आपको ये भी अप्लाई करना आ जाएगा कि फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई है। तो चलिए चलते हैं, तो यहाँ पर हम सब कुछ समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल की तरफ, न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला न्यूमेरिकल जो मैक्सिमम ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार, ठीक है, ग्राम्स लॉ से, या तो हमको दे दिया जाएगा टिक द करेक्ट वन, व्हिच वन रिलेशन इज करेक्ट, 3-4 ऑप्शन दे देंगे, आपको टिक लगाना है। या इस तरह के छोटे मोटे न्यूमेरिकल होते हैं और कई बार हम भूल जाते हैं कि न्यूमेरिकल कौन से कॉन्सेप्ट से आया है। अब जैसे देखिए ये दे रखा है ऑप्शन, व्हिच गैस विल डिफ्यूज मोर रैपिडली, डिफ्यूज मींस ग्राम डिफ्यूजन लॉ, रेट ऑफ डिफ्यूजन लॉ। दो दे दी मेरे पे SO2 और CH4, कौन सी गैस जल्दी डिफ्यूज होगी, कौन सी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। तो देखो अब इसका रिलेशन निकालना है मुझे, बाकी कुछ नहीं दे रखा है इन्होंने, अगर मेरे को टाइम नहीं दे रखा तो मोलर मास आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर मैं SO2 का निकालूं तो क्या हो जाएगा SO2 का, आप यहाँ पर चेक करो, सल्फर का होता है 32, ठीक है, प्लस 2 इंटू इसका कितना हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 64 यूनिट, ठीक है। आप मीथेन का निकाल के चेक करो, ये होता है 12 प्लस 1 इंटू 4 हो जाएगा 16 यूनिट। अब एक चीज ध्यान दो, रिलेशन ये वाला लग जाएगा मेरे, ठीक है, RSO2 तो इसे पूरा करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट, और RCH4 रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये इक्वल होते हैं इसके
इस तरीके से अगर मैं कर लूं तो यहां पर जो मेरे पे है ये आ जाएगा 64 और ये आ जाएगा 16। अब एक चीज मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, एक साथ रखने की जरूरत नहीं है, एक ही गैस का चेक कर लेते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप एक चीज ध्यान दो, जिसका ज्यादा होगा मोलर मास उसका डिफ्यूजन रेट कम होगा। वो मेरे से पूछ रहा है कि किसका ज्यादा होगा, तो जिसका मोलर मास कम होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा। क्लियर है ना? तो हम यहां से आराम से लिख सकते हैं लेस मोलर मास या लो मोलर मास, ठीक है, डिफ्यूजन मोर रैपिडली, डिफ्यूज मोर रैपिडली। अब कोई मेरे को सॉल्यूशन करके नहीं दिखाना, सिर्फ मेरे से पूछ रहा कौन सी है, तो कुल मिलाकर ये कौन सी आ जाएगी, मीथेन। क्यों? क्योंकि इसका मोलर मास कम है और इनवर्सली का रिलेशन आपको पता है, हम ज्यादा पे होता है, जिसका मोलर मास कम होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा। समझ आता? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे एनसीईआरटी का है, इसको भी कर लेते हैं। इक्वल वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम बराबर, ठीक है, ऑफ टू गैसेस A and B will diffuse through a porous pot in 20 and 10 सेकंड। तो मतलब अगर मैं देखूं टाइम फॉर TA का मेरे को 20 सेकंड दिया है, TB का मुझे 10 सेकंड दिया है। ये सबसे बढ़िया रहता है कि आपको दो चीजें दे रखी हैं, पहले हमको आगे इफ द मोलर मास ऑफ A, ठीक है, मोलर मास अगर A का मुझे कितना दे रखा है 80 यूनिट, तो मुझे मोलर मास ऑफ B यहां पे निकालने के लिए पूछा है। वॉल्यूम इक्वल, तो यार ये वाला देखो, जब वॉल्यूम इक्वल होते हैं आप यहां से टाइम और मोलर मास का रिलेशन खोलो, ये 4 रिलेशंस मैंने यहां पे दे रखे, तो यही करते हैं T2, अब यहां पे T2 की जगह मैंने B कर दिया TA, ठीक है, इक्वल हो जाएगा रूट में मोलर मास किसका पहले आ जाएगा, टाइम B का और अपॉन, तो ये वाला रिलेशन यूज कर दिया, रिलेशन आराम से वैल्यू फिट करो, आंसर आ जाएगा। टीबी कितना हमारा 10, TA 20 इक्वल टू एमबी को निकालना है और एमबी कितना हमारा 80। चलो ठीक है, उधर से उठा होगा स्क्वायर क्लिक करके इधर से उधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा एमबी अपॉन 80 इक्वल टू 1 अपॉन 2 टू द 4, ठीक है ना, तो स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब एमबी इक्वल टू कितना आ जाएगा, वो एमबी इक्वल टू 80 ऊपर जाएगा, मतलब कि 20, ठीक है ना, 80 ऊपर आएगा, 4 टू जा 20, तो जो मास ऑफ बी गैसेस है उसका कितना है 20। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आया होगा किस तरीके से हमने पहले ग्राम लॉ को बिल्कुल इसके फॉर्मुलेट करा, रिलेशन सारे फॉर्मूले अपने सामने रख दिए, एक भी फॉर्मूला देखो, कई बार इतना निकालने के बाद न्यूमेरिकल करते समय तो क्यों ना पहले ही न्यूमेरिकल सेक्शन फॉर्मूला सेक्शन पूरा कंप्लीट ही करो कि भैया कुछ भी न्यूमेरिकल आ जाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं।